बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे पर तुर्किया के लिए रवाना हो गए हैं। 4 ममालिक का उनकी जानिब से दौरा किया जाएगा, जिसमें तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। और ये चारों ममालिक जो हालिया कशीदगी पाक भारत जंग थी उसमें बमांगे दौहल पाकिस्तान का साथ देने पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और फिर एक सिफारती वफ़द भी तरतीब दिया हुआ है जो कि मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर बयान किए जाएंगे। इसी तरह भारत का भी एक सिफारती वफ़द है। अब आज के इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जब हम इन ममालिक के पास जैसे वज़ीर आज़म जा रहे हैं शुक्रिया अदा करने, तो साथ किन अहम अमूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि 22 अप्रैल जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके बाद से अब तक बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। उसमें सबसे अहम चीज़ जो तब्दील हुई है वो एक डॉक्ट्राइन था जो कि भारत ऐसा लगता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना रहा था कि वो जब चाहे पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और उसकी बुनियादी चीज़ जो उसने सामने रखी थी वो दहशतगर्दी थी। और हमेशा वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए जब उनके मुल्क के अंदर कोई भी कार्रवाई होती है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर कर वो उसका पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करते हैं। तो क्या पाकिस्तान इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर उस डॉक्ट्राइन पर बात करेगा या इस पर बात करेगा कि पहलगाम वाक़या हमने नहीं करवाया, या जो सालसी की ऑफ़र की थी उस पर बात करेगा, या फिर इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है क्या हम उस पर बात करेंगे पूरी दुनिया के अंदर जाकर, या फिर जो सबसे अहम इशू जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, वैसे तो इसमें से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे अहम इशू है जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ हमें लेकर जा सकता है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। तो क्या पूरी दुनिया को इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बताया जाएगा कि किस तरह भारत आबी जारियत को हवा दे रहा है, जिसका आगाज़ कर रहा है और एक आबी दहशतगर्दी कर रहा है जिसके बाद एक तशवीशनाक किस्म की जंग छिड़ सकती है। इस हवाले से बावर कराया जाएगा, या फिर यह बताया जाएगा कि अगर भारत इस तरह का कोई इकदाम करता है तो फिर हम किस किस्म का इकदाम करेंगे और फिर किसी सालसी को कबूल नहीं किया जाएगा। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। नजमुल साकिब साहब, साकिब रशीद साहब, तीनों सीनियर तजज़कार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, वज़ीर आज़म का जो 4 मुल्की दौरा है, एक तो इस पर, और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा पाकिस्तान की जो वफूद जाएंगे और वज़ीर आज़म ख़ुद जो 4 मुल्की दौरे पर हैं इस पर जो गए हैं, क्या इस पर ऑब्जेक्टिव पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा? ये जो वफूद गए हैं स्पेशल ऑनवॉइज़ हमारे, या बिलावल भुट्टो साहब हैं, शहरी रहमान उसमें हैं, जलील अब्बास जिलानी वगैरह, कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स रिटायर्ड वहाँ जा रहे हैं। इनका ब्रीफ डिफरेंट है, इनके टॉकिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट मुल्कों में जा रहे हैं। ये जो आज से शुरू हो रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये 4 मुल्की दौरा, इसका ब्रीफ डिफरेंट है, इसके टॉकिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने इनमें से जो 3 ममालिक हैं जिन्होंने कि इस बुनियानुन मरसूस आपके ऑपरेशन में अगर बहुत ज़्यादा अपनी फ़ौजें ही नहीं भेज दी हमारी मदद के लिए, तो शॉर्ट ऑफ दैट उन्होंने हमारा साथ दिया। बावजूद इसके कि टर्की के फॉर इंस्टेंस ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं इंडिया के साथ, ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, अज़रबैजान का ज़रा थोड़ा सा है सिलसिला, यानी वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बताना है कि आप हमारे लिए अहम हैं। ये शुक्रिया करने का यानी किसी वज़ीर आज़म का होता है कि आप एक ऑप्टिक्स के तौर पे जाते हैं जी कि क्यों जब भी कोई नया वज़ीर आज़म आता है पाकिस्तान में तो वो सबसे पहला दौरा चाइना का करता है। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब कोई इस तरह का वाक़या पेश आए, मसलन जंग हुई है, जंग ख़त्म हुई है, कोई इलेक्शन हुए हैं, कोई वज़ीर आज़म बना है, उसके बाद आप गैर मुल्की दौरा किस जगह पे करते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि हमारे यहाँ ये बन रहा हो, ये सारा सिलसिला इलेक्शन वगैरह, जनरल इलेक्शन हो, वज़ीर आज़म नया बने और उसका पहला दौरा जो है वो सऊदी अरेबिया का ना हो या चाइना का ना हो। तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये 2 मुल्क जो हैं। अब अगर सऊदी अरेबिया और चाइना की जगह फ़र्ज़ करें कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई दबंग किस्म का, वो कहता है जी मैंने अर्जेंटीना जाना है, तो साफ समझ आ जाएगी कि इनको सफारती आदाब का नहीं पता। तो सबसे पहले तो इन मुल्कों को बताना है कि आपका शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया और हम ये इस एतमाद के साथ आपके पास आए हैं कि आइंदा भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई
तो हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे और हक़ और सच का साथ देंगे। दूसरी बात ये कि इसमें जब भी इस तरह का इसको स्टेट लेवल विज़िट कह लें या आप इसको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल विज़िट कह लें, तो इसका बाकायदा फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो एक ब्रीफ तैयार करता है जिसमें पूरे दो तरफ़ा ताल्लुकात लिखे जाते हैं, उसका एक टॉकिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं। याद रहे कि इसमें तारिक फातमी साहब भी मौजूद हैं। ये सबसे खुशी की बात यह है कि बड़ा छोटा सा ये डेलीगेशन है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा हैं और ये हमारे वज़ीर आज़म हैं और तारिक फातमी साहब हैं, बाकी हो सकता है एक दो और लोग भी हों। अब तारिक फातमी साहब के पास वो ब्रीफ होते हैं, वो उसको फ़ॉरेन ऑफिस लिखता है, हिसाब किताब करता है। होगा क्या, सबसे पहले शुक्रिया हो गया, अहमियत बता दी, और उसके बाद फिर होती है काम की बात। काम की बातों में सबसे पहली है कि आपने पॉलिटिकल जो आपके ताल्लुकात हैं दो मुल्कों के, वो करने के बाद आपने बताना है देखिए जी इंडिया ने हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ की हैं, दहशतगर्दी की जहाँ तक पहलगम का वाक़या है अभी तक सबूत नहीं मिला, और हमारे पास उनके यानी जो दहशतगर्दी के हैं वो ये सबूत हैं, ये हम एक दफ़ा फिर आपको दे रहे हैं। तो वो एक छोटा सा वो जो है ना वो दे दिया जाता है किसी स्टाफ यानी मेंबर को कि ये आप रख लें रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद बात होती है ख़ित्ते में आपकी सलामती और उसके हिसाब किताब की। ये तीनों मुल्कों में ख़ास तौर पे जो आपका ताजिकिस्तान है, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ बिजली बहुत ज़्यादा है, तो बिजली थोड़ी सी जो है वो की जाए, यानी वहाँ से इंपोर्ट की जाए। और उसमें आड़े क्या आता है, अफ़गानिस्तान में वो जो स्टेबिलिटी नहीं है जी। तो इन सारे मुल्कों का जो बुनियादी 4-5 चीज़ें निकलती हैं वो ये निकलती है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, ताकि फिर उसके बाद ग्रेटर कनेक्टिविटी की बात हो, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं एनर्जी रिलेटेड, कासा है, टापी है, वगैरह वगैरह, उनकी बात हो और उसमें देखा जाए कि डेवलपमेंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं। तुर्की का एक फ़िक्रा ये है कि ये हमारा स्ट्रेटिजिक पार्टनर है, और कश्मीर पे ये यूँ समझिए कि 98% वही कहता है जो पाकिस्तान कहता है। आज़रबाईजान जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान के वो जो असूली मौक़िफ़ है कश्मीर पे वो मिनोअन कहता है कि ये ठीक है, और उसकी वजह ये है कि हमने नगोर्नो कराबाख के यानी वो जो मसला है उसमें आर्मेनिया के साथ बिल्कुल एक तरह से ताल्लुकात, हमारी कोई एम्बेसी आर्मेनिया में नहीं है। हमने आज़रबाईजान को बताया कि नगोर्नो कराबाख में जो आपका व्यू पॉइंट है वो हमारा है, लिहाजा आज़रबाईजान का ये हो गया। ईरान के साथ हमारे 909 यानी किलोमीटर का तो बॉर्डर है, उसमें बॉर्डर इश्यूज़ हैं, उसमें यानी LOC का कोई हिसाब किताब भी है, फिर वो स्मगलिंग वगैरह जो दोनों मुल्कों का कंसर्न है उसकी भी बात होगी, ट्रांजिट ट्रेड की भी बात होगी, अफ़गानिस्तान की भी बात होगी, वो जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है उसकी भी थोड़ी सी बातचीत होगी कि कोई रास्ता निकाला जाए कि उसको हम जो है वहाँ तक तो पहुँच गई पाकिस्तान के बॉर्डर तक, अब उसने अंदर आना है तो क्या अमेरिका की सैंक्शंस वगैरह। ताजिकिस्तान का मैंने बता दिया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जब कोई वज़ीर आज़म या यानी सदर जाता है किसी जगह पे तो उसमें कुछ MOUs भी साइन होते हैं, और वो MOUs जो हैं वो यानी दहशतगर्दी वगैरह पे नहीं, वो तो आपकी जॉइंट डेक्लरेशन होती है। हर मीटिंग के बाद जाहिर है कि ये हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे वज़ीर आज़म से मिलेंगे या सदर से मिलेंगे, तो एक जॉइंट स्टेटमेंट होती है, उसमें वो दहशतगर्दी का उसकी यानी कंडेम किया जाएगा, और इलाके में अमन और सलामती की बात होगी, UN चार्टर की बात होगी कि हम उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा MOUs जो साइन होंगे वो बेसिकली आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, और आपकी ट्रेड और वो के जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं उन पे होगी। ठीक है, मुझे इन सारे अच्छा एक चीज नजम साकिब साहब यहाँ पर यहाँ पर एक चीज बता दीजिएगा, इसका इंप्रेशन क्या जाएगा, खास तौर पर जो इंप्रेशन हम भारत को देना चाहते हैं। देखिए जयशंकर साहब हारने के बाद, जंग हारने के बाद सीधा अफगानिस्तान से उन्होंने राब्ता किया था ना जी। उन्होंने अपने दुश्मन के दुश्मन से राब्ता किया। हम ये नहीं करते, हम बड़े सीधे साधे से लोग हैं, हम दोस्तों से राब्ता करते हैं। हम ये सारे हमारे दोस्त हैं, लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए, और ना ही अपोजिशन को अभी कुछ यानी कोई वावेला करना चाहिए कि जी पैसे खर्च हो रहे हैं, फलाना हो रहा है। छोटा सा डेलीगेशन है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि बाकी दुनिया को भी ये बताया जाए कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं।
अच्छा मीर साहब, क्योंकि इंडिया का जो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनकी मईशत हमसे बड़ी है, वहाँ पर आबादी बड़ी है और पूरी दुनिया जो है उस हवाले से उनका इंटरेस्ट भी वहाँ पर मुख्तलिफ है, तो हमें उस इन्फ्लुएंस के मुकाबले में बेहतर और स्मार्ट हिकमत अमली क्या रखनी चाहिए? हमने अपने पीआर को बढ़ाना है। हमारा पीआर 0 है। हिंदुस्तान का पीआर बहुत अच्छा है, उसकी लॉबिंग बहुत अच्छी है और हमें इसको वहाँ काउंटर करना है। देखो ना, हम अपने डेलीगेशंस बाहर भेजते हैं, लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो ये हमें करना चाहिए। हमारा पहला मीडिया डेलीगेशन गया था रशिया में, कि उनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर है क्या, बिकॉज आफ्टर द ब्रेकअप द सोवियत यूनियन जब रशिया आया वो टोटल इंडोक्ट्रिनेट था बाय द इंडियंस। तो हमारे जो एम्बेसडर थे वो सारों के पास लेके गए, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि रशिया का जो एटीट्यूड था फ्रॉम अ मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव वो चेंज हो गया। अच्छा, अब यहाँ जो बात आ रही है, हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं बाहर, इनको चाहिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी साथ रखें, ताकि एक ऐसा एक आपके सामने ऑप्टिक्स आए कि जिसके अंदर हम बताएं कि भाई वी आर ऑल ऑन द सेम पेज इन दिस, हम कोई मुख्तलिफ नहीं है। एक होना चाहिए, ठीक है, छोटा डेलीगेशन है, वो जहाज़ ही छोटा सा है, तो लेकिन उसके अंदर आपने, मैं कहता हूं कि एक दो को मीडिया वाले ऐसे लेके जाएं जो कि वापस आके बताएं लोगों को कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। पीटीवी तो जाएगा उनके साथ, लेकिन वी नीड मोर पीपल हु कैन एक्सपैंड के ये जो मीटिंग्स होती हैं। दूसरा, फिर आपके पास ये जो दूसरा डेलीगेशन जा रहा है, आपने 2 फॉरेन मिनिस्टर्स में डाल दिए हैं, आपको चाहिए यहाँ भी आप ऑपोजिशन के लोग लेके जाएं, उन लोगों को लेके जाएं ताकि आप एक यूनिटी दिखाएं। हिंदुस्तान खेलता है आपके साथ, वो खेलेगा, आप देख लेना खेलेगा वो, कि ये तो जी एक ही टोला गया था, एक ही ग्रुप गया था, बाकी क्यों नहीं गए। ये देखो, आई मीन दिस इज ऑल अ प्लॉय, ये साइकोलॉजिकल प्लॉय, मीडिया प्लॉय यूज करते हैं। हमें इसको ऐसो को काउंटर करना चाहिए। मुल्क जितने भी हैं, हमें चाहिए कि आप ऐसे लोग लेके जाएं जो कश्मीर को समझते हैं, जो कश्मीर के मसले को समझते हैं, क्योंकि आपका स्पार्क ऑफ जो प्लग आपका ख़राब होता है वो कश्मीर की वजह से होता है। अब तो खैर पानी की वजह से भी हो रहा और होगा, लेकिन जब तक हम कश्मीर को सही तरीके के साथ एक एक्सपोज नहीं करेंगे, मैं बार बार आपको कहा, हमने बड़े बड़े किए हैं, आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें शायद आपको दिखा दूं कि जो प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट्स भी लगी हुई हैं और फिर पेलेट्स तो भी का काम है, तो इन्होंने जो एट्रॉसिटीज़ की हैं सिविलियंस के ऊपर, तो ये किस ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये किस सिविलियन पॉपुलेशन की बात करते हैं। ये सबसे बड़े इनको एक्सपोज करें और हमें ये जाके आगे बात करनी है। हाँ, यहाँ एम्बेसीज को आप एंगेज करो, उन एम्बेसीज को कि जो कि आपकी मीटिंग्स उनके जो थिंक टैंक्स हैं उनके साथ कराएं, ताकि वो फिर जाके अपने डिस्पैचेस कह लो या अपनी इंफॉर्मेशन कह लो, फिर द राइट क्वार्टर्स दें। ये हमें करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी करना पड़ेगा। एंड इसको ये नहीं कि वन ऑफ कर दिया हमने, वो जब 370 और 335 आया थोड़ा सा किया उसके बाद ख़त्म। मैं यही कहता हूँ, हम रिएक्टिव, हम प्रोएक्टिव नहीं है, हमें कंटिन्यूटी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। यार 78 ईयर्स नेली होने वाले हैं, हम उसी चीज़ को रो रहे हैं। कोई एक्शन करता है हम वही पुरानी किताब खोल देते हैं। नो, वी हैव गॉट टू बी थोड़े से प्रैग्मेटिज्म, मॉडर्न टेक्निक्स। ये बिल्कुल सही कहा आपने, मॉडर्न टेक्निक्स अपने दिखाएं और आप एक पर्सपेक्टिव चेंज करें दुनिया का। दैट्स द वे। अच्छा साकिब बशीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा, दुनिया हकायक पर नहीं मसलहतों पर चलती है, तो हमें इन मसलहतों के अंदर अपने आप को किसी ना किसी तरह फिक्स करना है ताकि हमारा बयानिया भी उसी तरह जाए जिस तरह हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, एक यहाँ पे जो है वो पीजे मीर साहब ने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि हम पीआर में 0 हैं, तो मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि हमने जो 6-7 मई से लेकर या 22 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड जो हमने देखा, दुनिया इस सारे मामले को किस तरह देख रही थी, जंग से पहले और जंग के दौरान और जंग के बाद। एक तो जो पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ तो पेश किया जाता रहा, इसहाक डार साहब की हवाले से आ रहा था कि 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक उन्होंने तकरीबन 60 जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के जो हुकाम थे उनसे उन्होंने बात की, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा, फ़ोन पे टेलीफोनिकली ये बातें होती रहीं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को एक जो है वो
मैं ये समझता हूं कि कामयाबी इस लिहाज से भी है कि भारत अगर पाकिस्तान की PR 0 भी है, अगर फर्ज करें मान लिया जाए, इसके बावजूद भारतीय साइड भी अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू या आप ये कहें कि दुनिया को इस पे कन्विंस नहीं कर सके। इसीलिए भारत को पहलगाम वाक़े के बाद और जो 6-7 मई से पहले भी और उसके बाद भी और अभी भी भारत को ये जो है वो दुनिया को बावर कराने के लिए वफद जो है वो आप भेज रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो वज़ीर-ए-आज़म है ये दौरा कर रहे हैं या बाकी जो है वो वफद वहाँ पे जाएगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ जो ममालिक खड़े हुए हैं, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी भारत की जंग, तुर्किया जो है वो उनके खिलाफ, तुर्किया के खिलाफ बाकायदा ट्रेंड्स चले। वहां पे जो एक बाइकाट की बात की गई कि जितने ट्रिप्स जा रहे हैं इस्तांबुल में भारत से वो खत्म करें जी, तुर्किया हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। अजरबैजान के हवाले से वहां पे ट्रेंड्स बने। मतलब ये है कि जो ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल वक्त में, उनको भी जब टारगेट किसी ना किसी तरह करने की कोशिश की, उनको फाइनेंशियली, ट्रेड वाइज, किसी ना किसी लिहाज से। तो इसलिए ये बिल्कुल जबरदस्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर बाकी मामलात पे भी बात होगी, लेकिन इस दौरान के इस एक मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जो खड़े थे ममालिक, और मुश्किल वक्त में जो खड़े होते हैं उनका बड़ा एहसास भी होता है। आप देखें कि रशिया की जानिब से या अमेरिका की जानिब से भारत को बहुत उम्मीदें थी कि डायरेक्ट उनकी जानिब से आएगा और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बात होगी। खासतौर पर USA जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो उम्मीदें थी भारत की, उन पे तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पानी फेर दिया है। एक तो प्री जो वार थी, फिर ड्यूरिंग वार और पोस्ट वार जितने भी उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनमें भारत जो है वो अपनी जो मर्जी थी, मंशा थी और पाकिस्तान के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा था उस पर कन्विंस नहीं कर सका। तो ये मैं समझता हूं कि जिस तरह भी आप कहें इस हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर की हो, उसमें वज़ीर ख़ारजा हो, नायब वज़ीर आज़म है या उनकी पूरी टीम जो है वो उनकी एक कामयाबी है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कम से कम जो है वो पहुंचा है। अब मजीद बेहतरी इसमें लाने की जरूरत है। एक पॉइंट मैं ऐड करूं जो आपने अपने सवाल में भी रखा था, भारत ने हमें IMF से वो जो हमें आ रही थी किस्त, उसको रोकने की कोशिश की। भारत FATF में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। अभी भी सफारती जो वफद भेजा है वो सफारती लिहाज से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमें अब फोकस ये करना चाहिए कि हमने मईशत कैसे ठीक करनी है, हमने अपने जो ये मामलात हैं, इक्तिसादी मामलात, इसको कैसे ठीक करना है। और इसमें एक चीज जो PJ मीर साहब ने बात की कि हुकूमत को चाहिए था कि एक मुश्किल वक्त में अगर अपोजिशन आपके साथ खड़ी हुई है, हर किस्म की स्टेटमेंट्स दी है, आपको बैक किया है, तो उनको भी साथ ऑन बोर्ड ले लेते, उनको भी कोई ब्रीफिंग दे देते, कोई वफद में 1-2 लोग शामिल कर लेते, एक अच्छा जो है वो एक यूनिटी का जस्टर जाता। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत भी ये चाहती है कि नहीं, ये हमने ही करना है और हम ही इसको लेकर आगे चलेंगे, बाकी अपोजिशन को जो है वो उन्होंने साइड लाइन किया। देखिए इसमें एक सवाल भी मुझे एक फिक्रा बोलने की इजाजत दीजिए। एक सवाल फिर आप अपना फिक्रा कर लीजिएगा। सवाल ये है कि आपने कल कहा था कि पाकिस्तान और भारत को ही मिल बैठकर पानी का मसला सॉल्व करना है, तो ये क्या हम ये जो वफूद भेज रहे हैं जो वजीर आजम के, डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं ताकि भारत इस चीज़ से बाज रहे और इसमें मजीद कशीदगी ना आए? ये डिप्लोमेटिक दुनिया से बात बहुत आगे चली गई भी है। अब आपने जंग कर ली है, इसके बाद तो फिर जंग ही हो सकती है। लेकिन ये कि ये आपको ऑप्टिक्स के लिए करना पड़ता है कि आप दुनिया के साथ जो है एक तो पाक भारत का मसला है ना, दूसरा दुनिया के साथ भी ताल्लुकात रखाने हैं ना। आपने यूनाइटेड नेशन के सब मेंबरान को बताना है कि देखिए हम वाकई अमन चाहते हैं, देखिए हम ये यानी इक़दामात कर रहे हैं ताकि इस इलाके में अमन आए, और जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान का ताल्लुक है तो हम ये इक़दामात ले रहे हैं ताकि इंडिया जो है वो यानी टेबल पे आए और बात करे। PJ मीर साहब, अब ऑपोजिशन के हवाले से जब बात की जाती है तो उन्होंने इजाज़त देनी है इमरान खान से, और फिर बहुत से मामलात पर जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं आए, तो इसलिए भी शायद हुकूमत अब उनको नहीं बुलाती। एक पॉइंट ये, और दूसरा ये बताइएगा, अभी रिसेंटली हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर नहीं आए जब इतनी अहम तकरीब हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। तो इस तरह के कौमी मामलात पे एक वज़ीर आला एक सूबे का नहीं आता जिसके पास एक आइनी ओहदा है, तो फिर वो कैसे ऑपोजिशन को इन्वाइट कर रहे हैं? ये मैं इसका क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये आई विल से इट्स शेमफुल, रियली शेमफुल। एक आपके आर्मी चीफ और उनकी एक प्रमोशन भी हुई है टू द फील्ड मार्शल, तो अगर वो सबको बुला रहे हैं तो अगर आप जाके किसी से मिल लें, कोई दुश्मन तो नहीं है ना आप,
आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका मॉरल फ़र्ज़ बनता है कि आप जाएं और शिरकत करें। फिर पॉलिटिक्स क्या है? क्या आप एक लोन रेंजर की पॉलिटिक्स करेंगे या आपने मिल के पॉलिटिक्स करनी है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये अगर इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये नुकसान अपना नहीं कर रहे, ये अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते थे और आप वहाँ बात करनी है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक ऐसा मामला है जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया से इनफरादी तौर पर तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और लेकिन हुकूमती सतह पर हमें आवाज़ें किसी भी तरफ से कोई बड़ी नज़र नहीं आती। गाए बगाहे हमें कोई ना कोई ख़बरें सुनने को मिल जाती हैं कि किसी मुल्क ने इस हवाले से बात की, लेकिन वो भी कोई मुस्तकिल तौर पर नहीं है। ये मामला है गज़ा का। वहाँ के लोगों की ये ज़मीन है, किसी की पर्सनल जागीर नहीं है कि वो कोई आइडिया देता है इनको लबनान ले जाओ, कोई कहता है इनको कहाँ ले जाओ, कोई कहता है इनको अरब ममालिक में ले जाओ। फिर AI वीडियो बना कर बताया जाता है कि इस एरिया को हम इस तरह डेवलप करना चाहते हैं, ये इस खत्ते का सबसे डेवलप एरिया होगा। लेकिन उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जो लोग जिनका वो ज़मीन है, जिनका वो हक है, उनको डिस्पर्स कर दो, उनको वहाँ से लेकर कहीं और जाकर बसा दो। तो ये आइडिया पूरी दुनिया के अंदर फ्लोट बार बार किया जाता है। अब एक मुआहिदा 19 जनवरी को होता है अमन का, उसको तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ पर बनती है, ना खुराक वहाँ पर पहुँचती है, अस्पताल वहाँ पर डैमेज कर दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया गया है। जो बच्चे वहाँ पर पैदा हो रहे हैं वो माजूर पैदा हो रहे हैं, खुराक नहीं थी, और फिर शीरखार बच्चों के लिए वहाँ पर खुराक मौजूद नहीं, वहाँ पर जो ऑलरेडी रहने वाले लोग हैं उनके लिए खुराक मौजूद नहीं, तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं, उन पर ज़मीन तंग कर दी गई है। किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे। और फिर जो दूसरे ममालिक हैं जो इम्पैक्टफुल हैं, जिनका कोई इकदाम इम्पैक्टफुल है, अगर वो कोई कदम उठा रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। पीजे मीर साहब, किसको फ़ायदा हो रहा है इसराइल के अलावा इस तमाम तर सूरत हाल के में? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वस्ता के दौरे पर रहे, वो इसराइल तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने कुछ उम्मीद की जा रही थी कि सीज़ फायर की बात करेंगे या अमन की दोबारा बात करेंगे, कोई मुआहदे की बात करेंगे, वो भी नहीं हो सका। कोई बात ही नहीं कर रहा उनसे, या कर रहा है तो मंजर आम पर नहीं आ रही। तो फ़ायदा कौन ले रहा है? देखिए, आयरनी है, जो एगनी है, जो एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं उसकी पब्लिसिटी या उसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ही देता है, और गाज़ा की तो इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया दे रहा है और दुनिया कुछ भी नहीं कर रही। तो आप देखो कितना इसमें ये कंट्रास्ट है कि कश्मीर पे कोई बात करता नहीं है, लेकिन जो गाज़ा है पूरी दुनिया मजम्मत भी कर रही है। बरतानिया का रोल आपने देख लिया, उसने बड़ा एक सख्त रोल लिया, पहले वो नहीं था, लेकिन ये आज जो नए स्टामर्स आए हैं, बड़ा अच्छा एक उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एक काम हुआ है। यूरोप भी आपके साथ है, फ्रांस आपके साथ हो गया, बाकी ममालिक भी आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, जो मुस्लिम उम्मा है अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सोई हुई है, बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। आप टेल अवीव में चले जाएं, इनकी एम्बेसीज़ वहाँ हैं, मेन रोड के ऊपर सारी एम्बेसीज़ हैं, मैं देख के आया हूँ। लेकिन यहाँ जो इस वक्त जो एक इनकम्बेंट प्रॉब्लम है, वो जो आपने निशानदेही की है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। कोई 6,000-7,000 ट्रक खड़ा है, उसको अंदर आने नहीं दे रहे, एक्सेसिबिलिटी कोई नहीं है। आपने शिप्स में एम्बागो लगाए हुए, ब्लॉकेड्स किए हुए, वहाँ से कुछ चीज़ नहीं अंदर आ सकती। तो ये आज उनका मुसलमानों का वहाँ कर रहे हैं, लेकिन कब तक? 3,000 आदमी आफ्टर द सीज़फायर मर गया हुआ है। उससे पहले आप देखो कितने लोग मारे गए हैं। ये कब तक करते जाएंगे? जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है 14,000 बच्चे 48 घंटे के अंदर मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास दूध नहीं है और खुराक नहीं है। अब मुझे बताओ, इसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा। somebody has to answer for these killings। हम कहते हैं कि जी ये टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो टेररिज्म आपके सामने है सिविलियंस के ऊपर, इज़ दैट एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड? ये चीज़ें ना जी, जिस पे मैं समझता हूँ कि हमें बात बहुत कंटिन्यूसली ज़ौक़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे, हम यही करते हैं ना जी, एक सीज़न आता है, एक हाई पे चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। हमें कंसिस्टेंसी दिखानी है ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर। कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। नजम साकिब साहब,
इंग्लैंड ने एक इकदाम उठाया है ट्रेड के हवाले से, और फिर यूरोप का इस हवाले से बयानात आते रहे हैं, फ्रांस के बयानात आते रहे हैं, मजम्मत भी करते रहे हैं। क्या कोई चीज़ इसराइल को रोकेगी इस जेनोसाइड के हवाले से? नहीं, एक लफ्ज़ में तो ये जवाब है। वो अगर आप 19 महीने पीछे चले जाएं तो मैं फिर से आपको याद कराऊंगा कि जिस दिन हमास ने वो सो कॉल्ड 500 होममेड मिसाइल इजराइल पे गिराए थे, जिसका कि इजराइल की इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला, तो वो जब चलाए थे तो उससे अगले दिन ने उधर के डिफेंस मिनिस्टर ने, उधर के आर्मी चीफ ने एक बात की थी कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट कर लिए हैं इस दफ़ा तो हम वो पूरे करेंगे, और उस ऑब्जेक्टिव में जो साफ नज़र आ रहा है ऑब्जेक्टिव वो यही है कि गज़ा खाली कराया जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये रफ़ा की बात आएगी, वेस्ट बैंक की बात आएगी, ये सारा इलाका इजराइल को चाहिए। जो 2-3 अच्छी बातें हैं ना वो आपसे शेयर करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि पिछले 2-3 साल से हमने ये देखा कि फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पे तस्लीम करना एज अ स्टेट, उसमें काफ़ी सारे ममालिक आ गए हैं, और जो जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ख़ास तौर पे जो आपके यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं वो तैयार हैं। स्पेन वगैरह ने तो कह दिया ना, फ्रांस ने तो कह दिया, वो तैयार हैं करने के लिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ तो जा ही रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये हुई है कि इजराइल की ये 19 महीने की कारकर्दगी देख के अगर इंटरनेशनल यानी क्रिमिनल कोर्ट को देखते हैं, उसने तो अरेस्ट वारंट किए हुए हैं वॉर क्राइम्स पे और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे। तो ये कहना कि जी इजराइल को कोई रोक सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक अमेरिका उसके साथ है, और अमेरिका उसके साथ रोज़े क़यामत तक है, ये बात तो सबको पता है। अच्छा, 2-3 अच्छी बातें जो हुई हैं, अभी हो ये रहा है कि 17 से 20 जून तक एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है यूनाइटेड नेशंस में। उस कॉन्फ्रेंस को हेड करेगा सऊदी अरेबिया और फ्रांस, और लगता यही है कि जो दिसंबर 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था इसी सिलसिले में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस सिलसिले में 2 बातें अच्छी जो हमारे एंगल से, पाकिस्तान के एंगल से हुई हैं, वो ये हुई हैं कि इस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और को तकरीबन 1.5-2 साल तक रहेगा। दूसरा ये कि वहाँ पे जो हमारे परमानेंट मंदूब हैं, मुस्तकिल मंदूब जो हैं, वो एक यंग ऑफिसर है, ये बरखुरदार जो आसिम इफ्तिखार है, बेहतरीन, एक तो एनर्जी, एक्सूबरेंस और वो सारा हिसाब किताब, और वो जब से यानी आए हैं हमारे आसिम इफ्तिखार साहब, सूरत हाल ही बदलती हुई नज़र आ रही है। तो ये 2 अच्छी बातें। कल के बयान में जो उन्होंने एक तफसीली बयान दिया है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े ज़ोर शोर से और बड़े पुरजोश तरीके से बताया है, उसमें वही कहा है कि 1967 से पहले के जो बॉर्डर्स हैं हमें वो चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अल-कुद्स शरीफ जो है वो कैपिटल होगा इसका फ़लस्तीन का, ये 2 स्टेट होगा। लेकिन एक नई बात भी की, उसमें बात ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमन की बात है ना मिडल ईस्ट में, मशरक़ वस्ता में, तो वो इजराइल का गासिबाना कब्ज़ा ख़त्म करके ही अमन आ सकता है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे ना स्टेटमेंट को, तो इसका ये कि इजराइल यहाँ से निकले। मेरी बात देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो ये ना 2 स्टेट सोल्यूशन है कि जी फ़लस्तीन है और इजराइल है, तो हमारे मंदूब ने यह कहा कि अमन उस वक्त आएगा जब इजराइल इस इलाके से निकलेगा। उसका गासिबाना कब्ज़ा वो किस चीज़ पे है, वो ज़ाहिर है ये सारा ये आपका जो फ़लस्तीन का इलाका है। बात जा रही है 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ, चाहे अमेरिका और इजराइल जो मर्जी कर लें। अनकरीब वो वक्त आएगा कि सारी दुनिया एक तरफ खड़ी होगी और अमेरिका और इजराइल एक तरफ खड़े होंगे। इस वक्त की आखिरी बात, वो जो वेस्ट कहते थे ना हम कि मगरब का ये स्टांस है और मगरब ये चाहता है और वेस्ट का ये, अब वो वेस्ट नहीं रहा। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के वो ताल्लुकात रहे ही नहीं। इतने टैरिफ लगा दिए ऐसे, इस तरह इतना बुरे तरीके से वो यूरोप से डील कर रहे हैं। यूरोप अब अमेरिका से अलहदा हो गया, लिहाजा मगरब कहना अब हमें बंद कर देना चाहिए। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप 2 अलहदा एंटिटीज़ हैं। एक तो साकिब रशीद साहब, नजम साकिब साहब ने ज़रा हमें बताया
मैप के ऊपर जो कंट्रीज़ हैं उसके हवाले से कि किस तरह वहाँ पर चेंजेस आ रही हैं। एक दहशतगर्दी की डेफिनेशन पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल अलहदा है। एक और चीज़ जो कि मीडिया से रिलेटेड है वो ये है कि पूरी दुनिया की जुबाबंदी की हुई है कि अगर आप गज़ा या फ़लस्तीन के हक़ में बोलते हैं तो आपके अकाउंट बैन हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। तो वो एक पूरे प्लान के साथ जब कोई चीज़ की जाती है तो वो इसी तरह की जाती है कि कोई भी उस पर इंटरनेशनली बात ना कर सके या उस पर कोई कंपेन ना चल सके। हमें इस नज़रिए को भी जो है वो चेंज कैसे कर सकते हैं और कंपेन कैसे चला सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड इस मीडिया की वजह से बन गया ये। बिल्कुल ज़ौक, आपने एक बड़े ही अहम मामले की तरफ जो है वो निशानदेही की है कि जो वेस्ट का जो मीडिया है जिस पे हम रिलाय करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया है, आप उस सारे मीडिया को उठा के देख लें, वो इस इसराइली कार्रवाइयों को बैलेंस करके कर रहे होते हैं। बैलेंस कहाँ पे है? मतलब बच्चों को मार रहे हैं, खवातीन को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं, और वो एक बैलेंस किस्म की रिपोर्टिंग करने की, मतलब आप खोलें किसी को भी, और वहां पे अगर कोई ऐसी ओपिनियन आती है जो इसराइल की उस पॉलिसीज के फुल जब उसके अगेंस्ट जा रही हो, तो फिर उन मीडिया के उन लोगों को भुगतना भी पड़ता है। वहां तो जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स निकले, जो स्टूडेंट्स गजा की काज के लिए निकले, उनको भुगतना पड़ा। ट्रंप साहब कहाँ पे हैं? सदर ट्रंप आ गए, वो अमन के ख्वाह हैं, वो जंगों के खिलाफ हैं। हैरान कौन है कि आप जो है वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो है वो सुलह करवाने या वहां पे सीज फायर या इस किस्म की बातें करवा रहे हैं, आप दुनिया के बाकी ममालिक में करवा रहे हैं। यहाँ वन साइडेड सब कुछ हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बजट अनाउंस होने वाला है 10 तारीख को अगले महीने की, और बजट अल्फाज का एक गौरक धंधा है। आम आदमी को नहीं समझ आती डेफिसिट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, और इस किस्म की जो मज़ीद टर्म्स यूज़ होती हैं वो क्या हैं। आम आदमी को शायद पाकिस्तान की जो बजट की सूरत हाल माजी की रही उसको देखते हुए यही शायद उसको समझ आता है कि एक ऐसा दिन आता है जिस दिन एक 3 से 4 घंटे की प्रेजेंटेशन पेश की जाती है असम्बली के अंदर, और उसके बाद महंगाई मज़ीद बढ़ जाती है। नजम साकिब साहब, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो हमारे यहाँ मुआशी है, जो बेयकीनी भी एक आम आदमी के अंदर पाई जाती है, बजट को कैसे तरतीब दिया जा सकता है अच्छे तरीके से? जो कि विफाकी बजट है जो कि 10 जून को आएगा, उसमें तो हम क्या कहेंगे, वो तो वही कट पेस्ट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है 4-5 जो ऊपर से अहकामात आते हैं उनको बीच में डाल के तो पेश हो जाता है। और अगर आप पिछले 50 साल 40 साल के देखें बजट, तो शायद ही कोई 2-3 चीज़ें बीच में से नई ऐड होंगी, सिर्फ फिगर वर्क और ये जो आपने बड़ा अच्छा कहा है कि उसके बाद महंगाई बढ़ जाती है। आम आदमी को इससे गरज नहीं है कि कितने खरब रुपयों में कौन सा रेलवे को जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या करेगी, फॉरेन ऑफिस में क्या हो जाएगा, उसको क्या लगे। उसको तो ये पता है कि उसके पास इतने से पैसे हैं जो महंगाई बढ़ गई तो और कम हो जाएंगे। तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से वो सारे मेरे जैसे जो लोग हैं जिनकी एक महदूद आमदनी है, उनके लिए एक कुलिया लेके आए हैं और 2-3 बातें करनी है यानी आपकी इजाज़त से, ताकि उनको एहसास हो कि ये जो बड़ी बड़ी फिगर्स है ना, करोड़ों अरबों रुपए की, इनको एक तरफ रखें, आप अपनी आमदनी को देखें, और अगर आपकी 100 रुपये आमदन है तो उसको 3 हिस्सों में बांटें, 50, 30 और 20। 50 रुपये आप 100 में से रखें जो कि ज़रूरी खर्चे हैं, मकान का किराया देना है, बच्चों की पढ़ाई करानी है वगैरह वगैरह, यानी आपको मेडिसिन ख़रीदनी है, इस तरह के ख़र्चों के लिए 50 रुपये रखें। 30 रुपये रखें आप आपकी ख्वाहिशात के, पहला जो था वो ज़रूरियात का था, 30 रुपये रखें ख्वाहिशात के, जिसमें ये होता है कि बच्चे को यानी आपने शूज़ लेके दे दिए, बेगम को कोई एक यानी लट्ठे का या कॉटन का सूट लेके दे दिया। 20 जो है ना बीच में से वो आपने बचाने हैं, वो आपके इमरजेंसी के लिए हैं, क्योंकि कल को खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है। तो ये 50, 30, 20 का कुलिया आपको बता रहा हूँ। और उसमें सिर्फ ये है, आप कहेंगे जी कि वो 50 में तो हमारा किराया नहीं जाता,
उसमें से तो किराया नहीं निकलता जी। तो उसका क्या करेंगे? तो आप ऐसा करें ना कि जो आप इस वक्त आपका मकान है किसी छोटे मकान में जाए ना, आपको ये करना पड़ेगा इसको। और 3 बातें जो यानी करनी है इस सिलसिले में, पहला है कि अपने गैर ज़रूरी अखराजात कम नहीं करने, ख़त्म कर दीजिए गैर ज़रूरी। दूसरा, अपनी आमदनी बढ़ाने की तरफ तवज्जो दें। और तीसरा, हसद से बचें। ये आपको पॉजिटिव रास्ते पे लेके चलेगा। ये मुख्तसरन मैंने आपको बताया, अगर आप इस पे चलते हैं तो आपको अगले बजट का ना इंतज़ार होगा, ना ही आपको किसी टैक्स की फ़िक्र होगी, ना ही किसी किस्म का आपको कोई मसला पेश आएगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये आपके अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में होगा। यानी ये वो बात है कि हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखें, जो करना है खुद करें। पीजे मीर साहब, सब कुछ हमने करना है, हुकूमत ने क्या करना है? देखिए, हुकूमत का काम है प्रोटेक्शन का। फ्री मार्केट्स हैं, ओपन मार्केट्स हैं, लोग पैसा आएंगे, लोग पैसा कमाएंगे। लेकिन जब कमाएंगे, हम जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो लैक कर रहे हैं, एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एक है ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स। ये 2 चीज़ें हैं बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है पाकिस्तान में। आप एक लोकेलिटी पे चले जाएंगे, वहाँ 50 रुपए का एक चीज़ बिक रही है, दूसरी साइड पे जाएंगे वहाँ 150 रुपए की बिक रही है। कोई मार्केट कंट्रोल है? आप कहीं जाएंगे फिर हम कहेंगे नहीं ये बड़ी महंगाई आ गई। भाई महंगाई बिल्कुल है, पूरी दुनिया में महंगाई कम नहीं होती है, ज़्यादा ही होती है। 4 आने की थी ना एक, जो क्या है चीनी, तो जब वो बढ़ाए पैसे तो अयूब खान की गवर्नमेंट चली गई थी। तो ये चलता रहता है पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन हमने अपने आप को, वो कहते हैं ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अब ये कहते हैं बिटवीन 5 to 7%। चलो, फिर उसके बाद अभी कहा है कि जो आपका जो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसकी आर्मी के ऊपर या आर्म फोर्सेस के ऊपर इसका बजट रेज किया जाएगा, बिल्कुल इन द लाइट ऑफ वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, एंड अपग्रेडेशन बिल्कुल लगेगा। अब ये सारा पैसा कहाँ से आएगा? ये हमसे ही आएगा पैसा, लेकिन किस तरीके से आएगा ये आपने देखना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप दे रहे हैं, वो भी बजट के अंदर जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट। पिल्फरेज को बंद करो, बड़ा पैसा है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपए का आपका फ़ायदा है। आपके पास बड़े लूप होल्स हैं जहां आप पैसा बना सकते हैं हुकूमत के लिए। आपका फ़ाइन, ये गाड़ियों का जो फ़ाइन है, मैंने एक DIG से बात की, मैं कहा जी ये गाड़ियाँ ये तो मौत के कुएं में चलाते हैं मोटर बाइक्स। तो मैंने कहा जी फ़ाइन बढ़ाएं। कहते नहीं जी सियासतदान बढ़ाने नहीं देते। और भाई जब तक तुम फ़ाइन बढ़ाओगे नहीं, तुम करो ना 5000, 1 मिनट के अंदर लाइन के अंदर चलेंगे सारे। आप और मैं लाहौर एयरपोर्ट पे इस तरह जाते हैं जिस तरह मछली मार्केट है, दुबई पे उतरते हैं तो लाइन पे लग जाते हैं। क्या वजह है? क्योंकि देयर इज़ लॉ। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत है। आपके अंदर होर्डिंग का प्रॉब्लम है। होर्डिंग का जब होता है उसके अंदर आप देखो कि प्राइस हाइक्स होती है, तो आवाज़ किसकी निकलती है? ज़ौक गरीब आदमी की। हमने गरीब आदमी को भी बचाना है, हमने दूसरे आदमी को भी बचाना है, लेकिन वो एक ही तरीके से होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स। इस पे आपने सख्त रखना है। ये क्या वजह है कि रमज़ान होता है तो रमज़ान बाजार लग जाता है। भाई हम सारा साल क्यों नहीं करते? यूटिलिटी स्टोर्स कर लेते हैं। कितने गरीब आदमी यूटिलिटी स्टोर्स में जाएंगे? दैट इज़ नॉट द आंसर। ताकि बशीर साहब, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, क्या किया जाए? बिल्कुल, बहुत नाजुक सूरत हाल है। और मेरा नहीं ख्याल कि आप ये कहें कि एक आम आदमी अपना बजट बना भी सकता है। ठीक है, ये बात ठीक है कि आप अपने आमदन के लिहाज से बजट बनाएं, अखराजात उस तरह करें, ख्वाहिशात हैं, आप बचत, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये अमली तौर पर होता हुआ में नज़र नहीं आता। आप देखें, बिजली का बिल है, स्कूल के बच्चों की फीसेस हैं, इसी तरह आपकी रोज़मर्रा की जो अखराजात हैं, सब्ज़ी है, किचन है, और आपने अगर कोई ख़रीदारी करनी है बच्चों के लिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं आपका बजट से बाहर चली जाती हैं। अच्छे भले सफ़ेद पोश लोग भी हम देखते हैं कि वो आखिरी 10 दिनों में उनकी क्या सूरत हाल होती है और वो बजट से आउट जो है वो हो जाते हैं। कोशिश पूरी करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि कोशिश नहीं करते, कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी एक एग्जाम्पल है, पिछले 3 साल में अगर आप देखें कि जिस लिहाज से हमारी आमदन बढ़ी है या आम आदमी की जो आमदन है वो बढ़ी है, क्या अखराजात उससे डबल ट्रिपल नहीं बढ़ गए? मतलब जो आप छोटी किचन की चीज़ें ले लें, आम नॉर्मल उनकी जो अखराजात हैं उनको ले लें, सब्जी ले लें, बहुत सारी चीज़ें, जो महंगाई का जो लेवल है वो किस सतह पर पहुंच गया है,
आमदन तो नहीं बढ़ी, बल्कि लोग बेरोजगार हुए हैं, आगे रोजगार है नहीं है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको हुकूमत को देखना चाहिए। एक आखिरी बात मैं सिर्फ करूंगा, ऐड करूंगा यहाँ पे, बजट आ रहा है, आम आदमी के लिए जरूर जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। सिर्फ ये अदादो शुमार इनको समझ नहीं आती अमली तौर पर। ये इन्होंने कल भी, हमने पहले भी बात की थी कि कल मैं एक नोटिफिकेशन देख रहा था कि उसमें मेट्रो बस के जो किराए हैं वो 50 से 100 रुपया कर दिया है एक पर्सन का। मसला ये है कि आप अपनी शाह खर्चियां कम करें, आप अपने जो अखराजात हैं हुकूमत, आप डेवलपमेंट के अखराजात हैं, उनमें से कोई ना कोई मत निकाल लें ना। इसमें से हजारों लोग, मैं समझता हूँ लाहौर में भी, मुल्तान में भी, यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी हजारों लोग इस पे सफर करते हैं और बहुत अच्छा सफर होता है। वो लोग करते हैं, और खास तौर पे कि वो जहां से अखराजात अगर कम हो जाए तो यहाँ पर सब्सिडी मिल जाएगी, यहाँ पर ये जो किराया बढ़ाया ये कम किया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नजम साकिब साहब, मुख्तसरन आज के सवाल। ज़रूरी सवाल पहले, खबर मिली है कि मॉनसून की बारिशें इंडिया में 8 दिन पहले ही शुरू हो गई हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि कुदरत या लॉर्ड इंद्र जो है, क्या वो यही चाहते हैं कि इंडिया इन बारिशों को बाराने रहमत तस्वुर करे और अपना गुस्सा ज़रा ठंडा करके अमन की तरफ आए? ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पंजाब हुकूमत ने एयर पंजाब और बुलेट ट्रेन मुतारफ़ कराए हैं। इन बेहतरीन इक़दामात का फोकस भी सेंट्रल पंजाब है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि सेंट्रल पंजाब पर तवज्जो देने के साथ साथ मशरकी, मगरबी और जनूबी पंजाब की तरफ भी नज़र करम होगा कि नहीं होगा? हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।